खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हमारे पास लेखक अजामिल का एक बहुत ही सोचने पर मजबूर करने वाला लेख है, जिसका शीर्षक है शिक्षा का अधिकार बनाम शिक्षा का व्यापार। नमस्कार। देखिए, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में शिक्षा के अधिकार का जो इतना बड़ा वादा किया गया था और आज की जो जमीनी हकीकत है, उसमें इतना बड़ा फासला क्यों है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और लेखना एक बहुत ही सीधा सवाल खड़ा करता है, क्या शिक्षा का अधिकार कानून सिर्फ एक राजनीतिक नारा बनकर रह गया है। तो चलिए इस पूरे मुद्दे को आज गहराई से समझते हैं। यहाँ जो बात सबसे पहले ध्यान खींचती है, वो है एक अजीब सी पहेली। पहेली? कैसी पहेली? एक तरफ हमारे पास शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने वाला एक कानून है, बहुत ही प्रगतिशील कानून है। और दूसरी तरफ लेखक जो आंकड़े पेश करते हैं, वो एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, डरावनी तस्वीर दिखाते हैं। अच्छा, लेख की माने तो आज भी देश में करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते। बिल्कुल। और ये पहेली और भी उलझ जाती है जब हम इन आंकड़ों की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से करते हैं। लेख में एक सकल नामांकन दर, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो का जिक्र है। जी। बताया गया है कि भारत में 18 से 24 साल के युवाओं के लिए ये दर सिर्फ 18% है। हाँ, और इस आंकड़े को थोड़ा खोलकर समझना जरूरी है। हाँ, एक मिनट। ये सकल नामांकन दर को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉलेज जाने की उम्र वाले हर 100 बच्चों में से सिर्फ 18 ही असल में कॉलेज तक पहुंच पा रहे हैं। एकदम सही, बिल्कुल यही मतलब है। और ये 18% का आंकड़ा तब और छोटा लगने लगता है जब हम इसे दुनिया के हिसाब से देखते हैं। वो कैसे? लेख के मुताबिक यही दर थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों में 40% है, चीन में 30%। 40%? जी। और दक्षिण कोरिया में तो ये 100% है। 100%? हाँ, यहाँ तक कि दुनिया का जो औसत है वो भी लगभग 30% है। तो सवाल ये उठता है कि हम दुनिया के मुकाबले में हैं कहाँ? ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब हम सिर्फ विकसित देशों से ही नहीं, बल्कि अपने कई पड़ोसी और एशियाई देशों से भी इस दौड़ में बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे। और यह आंकड़ा तो और भी ज्यादा परेशान करता है जब हम सोचते हैं कि हम खुद को एक नॉलेज इकोनॉमी या ज्ञान की अर्थव्यवस्था कहते हैं। सही बात है। बिना पढ़े लिखे युवाओं के दम पर हम कैसी ज्ञान अर्थव्यवस्था बनेंगे? ये तो मतलब नींव के बिना एक आलीशान इमारत बनाने जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेख इसी बात पर जोर देता है। इसमें एक और परेशान करने वाला तथ्य है क्या? कि दुनिया भर में जितने बच्चे बुनियादी शिक्षा से भी दूर हैं, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा भारत का है। ओह, और इसका सीधा असर गरीबी पर पड़ता है। वो कैसे? क्या लेख में इसका कोई सीधा कनेक्शन दिखाया गया है? क्योंकि एक पीढ़ी को भी अच्छी शिक्षा मिल गई, हम्म। वो किसी न किसी तरह सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाकर उस गरीबी के चक्र से बाहर निकल गए। अच्छा। लेकिन जिन परिवारों तक शिक्षा नहीं पहुंची, उनकी अगली पीढ़ियां भी उसी दलदल में फंसी रहीं। तो ये एक दुष्चक्र है। जी, एक ऐसा दुष्चक्र है जहां गरीबी शिक्षा को रोकती है और शिक्षा की कमी गरीबी को बनाए रखती है। तो अगर समस्या इतनी बड़ी और साफ है, तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी है। और लेख का एक बड़ा हिस्सा इसी तरफ इशारा करता है कि कैसे शिक्षा, जो एक सेवा होनी चाहिए थी, अब एक धंधा बन गई है। हाँ, और यहाँ एक बहुत बड़े बदलाव को समझना होगा। लेख का तर्क है कि निजी क्षेत्र के आने से शिक्षा को देखने का नजरिया ही बदल गया है। मतलब? अब इसे मुनाफे और नुकसान के चश्मे से देखा जाता है। ये एक ऐसा सौदा बन गया है जहां बच्चे की प्रतिभा से ज्यादा उसके माता पिता की जेब का वजन मायने रखता है। लेख कहता है कि माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन तो आज के समय में सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाले व्यवसायों में से एक बन गई है। तो अगर माध्यमिक शिक्षा एक मुनाफे का खेल बन गई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि उच्च शिक्षा, मतलब हायर एजुकेशन का क्या हाल होगा, जहाँ लागत और निवेश कहीं ज्यादा है। लेख के अनुसार उच्च शिक्षा की स्थिति तो और भी गंभीर है। और भी गंभीर? जी, वो अब ज्ञान या सेवा का क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। इसमें देश के बड़े बड़े पूंजीपति और अब तो विदेशी शिक्षण संस्थान भी भारी पैसा लगा रहे हैं। अच्छा। और इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है और लेखक उसे साफ साफ पूछते हैं। क्या सवाल है? क्या ये संस्थाएं देश को बेहतरीन डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक देने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करेंगी, या फिर ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए नए नए तिकड़म भिड़ाएंगी? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और ये आजादी के बाद के भारत के सपने से कितना अलग है। लेख में देश के पहले शिक्षा मंत्री डॉक्टर अबुल कलाम आजाद का भी जिक्र है। उनका नजरिया तो बिल्कुल इसके उलट था। बिल्कुल। डॉक्टर आजाद का मानना था कि शिक्षा को लेकर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए
और इसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर उठानी चाहिए। तो उनका विजन तो एक सरकारी जिम्मेदारी का था। हाँ, उनका विजन था कि जब सरकारें जिम्मेदारी लेंगी तो देश का विकास आसानी से होगा। लेकिन लेख के तर्क को देखें तो आज हम उस रास्ते से कोसों दूर भटक गए हैं। तो ये भटकाव सिर्फ बाजारीकरण की वजह से है या इसके पीछे व्यवस्था की नाकामी और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है? लेख तो साफ तौर पर व्यवस्था की कई परतों पर सवाल उठाता है। पहली और सबसे बुनियादी बात, जी। आजादी के इतने सालों बाद भी देश में कोई एक सर्वमान्य शिक्षा नीति या पाठ्यक्रम तक नहीं है। सच में? जी, अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग बोर्ड्स में, अलग-अलग स्कूलों में शिक्षा के मानक अलग-अलग हैं। एक तरह से जो जितना पैसा खर्च कर पा रहा है, उसे उतनी ही बेहतर मानी जाने वाली शिक्षा मिल रही है। और पैसों का क्या, मतलब फंड्स का? जी, लेख में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है हाँ, कि केंद्र सरकार राज्यों को शिक्षा के लिए जो अनुदान या ग्रांट देती थी उसे बंद कर दिया गया है और आज देश के 80% स्कूल विश्व बैंक की गाइडलाइन पर चल रहे हैं। जी। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। विश्व बैंक की गाइडलाइंस का क्या मतलब है यहाँ? हाँ, और ये विश्व बैंक की गाइडलाइंस कोई मामूली बात नहीं है। ये अक्सर उन सुधारों से जुड़ी होती हैं जिनमें सरकारी खर्च कम करने और निजीकरण को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। अच्छा, हाँ, तो ये वो एजेंडा है। तो जब लेख ये कहता है कि 80% स्कूल इन गाइडलाइंस पर चल रहे हैं, तो इसका एक गहरा मतलब है। क्या? इसका मतलब यह है कि हमारी शिक्षा नीति की दिशा शायद दिल्ली में नहीं, बल्कि वॉशिंगटन में तय हो रही है। हम्म। और इसी के तहत प्राथमिक शिक्षा को ग्राम पंचायतों को सौंपने की तैयारी है, जिन्हें इसका कोई अनुभव ही नहीं है। ये तो बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। इसके अलावा लेख में शिक्षकों की स्थिति पर भी बात की गई है ना? जी, और वो शायद इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। क्यों? लेख बताता है कि शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं। कई स्कूलों में तो शिक्षकों की भर्ती बिना योग्यता परखे ही कर ली गई है। क्या कह रही हैं आप? लेखक यहाँ तक कहते हैं कि इनमें से कई शिक्षकों को तो खुद शिक्षित होने की जरूरत है। ये एक बहुत कठोर टिप्पणी है, पर यह व्यवस्था की हालत को दिखाती है। सुनकर यकीन नहीं होता। मतलब हम बच्चों को स्कूल तो भेज रहे हैं लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए योग्य टीचर ही नहीं है। जी, ये तो मेहमानों को दावत पे बुलाकर खाना बनाना भूल जाने जैसा है। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में लेखक एक सोची समझी राजनैतिक साजिश की तरफ भी इशारा करते हैं। राजनीतिक साजिश? हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, जिसमें कहा गया है कि कुछ सरकारों की सोच ये होती है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग नियमों और कानूनों पर सवाल उठाएंगे अच्छा, और सवाल करने वाली पीढ़ी उनके लिए खतरा बन सकती है। ये एक बहुत ही सनसनीखेज बात है जो लेखक कह रहे हैं। अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो ये मुद्दा सिर्फ शिक्षा व्यवस्था की नाकामी का नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र के भविष्य से जुड़ा है। जी बिल्कुल। ये वाकई सोचने वाली बात है। तो फिर ये जो इतनी सारी योजनाएं हैं, मिड डे मील, मुफ्त यूनिफॉर्म, साइकिल, लैपटॉप, क्या इनसे कोई फायदा नहीं हुआ? देखिए, लेखक के अनुसार ये सब सिर्फ प्रलोभन है। प्रलोभन? हाँ, मतलब लालच। इनसे बच्चों को स्कूल के गेट तक तो लाया गया है, इसमें कोई शक नहीं कि नामांकन दर बढ़ी है, लेकिन क्लास के अंदर शिक्षा की गुणवत्ता में कोई सुधार नहीं हुआ। असल जरूरत थी बेहतर क्लासरूम की, अच्छे शिक्षकों की, लाइब्रेरी की और एक प्रभावी मैनेजमेंट की, जिस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों की हालत बद से बदतर होती गई और प्राइवेट स्कूलों का बाजार और फलता फूलता गया। तो कुल मिलाकर इस लेख का निचोड़ यही है कि सिर्फ कागज पर कानून बना देना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब तक उस कानून को लागू करने की इच्छा शक्ति और सही संसाधन नहीं होंगे, तब तक शिक्षा का अधिकार सिर्फ एक खोखला नारा ही रहेगा। लेकिन क्या लेखक सिर्फ समस्याएं ही गिनाते हैं या कोई समाधान भी सुझाते हैं? नहीं, लेख का अंत समाधानों की एक रूपरेखा के साथ होता है और वो काफी दिलचस्प है। अच्छा, सबसे पहला और जरूरी सुझाव है शिक्षा के प्रबंधन में समाज की भूमिका को बढ़ाना। समाज की भूमिका? जी, लेखक का कहना है कि ये देखा गया है कि जहां भी स्थानीय समाज ने, माता पिता ने स्कूलों में रुचि दिखाई है, वहां शिक्षा का स्तर अपने आप सुधरा है। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसका जमीनी मतलब क्या है? क्या हम पेरेंट टीचर एसोसिएशन को और अधिकार देने की बात कर रहे हैं या कुछ और? बिल्कुल, इसका मतलब यही है कि पेरेंट टीचर मीटिंग सिर्फ बच्चे की शिकायत करने के लिए न हो, बल्कि स्कूल को बेहतर बनाने के लिए सुझाव देने का एक मंच बने। समाज के पढ़े लिखे लोग स्कूलों को गोद लें,
वहां जाके पढ़ाएं या किसी भी तरह से मदद करें। मतलब शिक्षा को सबकी जिम्मेदारी बनाया जाए। हाँ, सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी बनाया जाए। ठीक है, ये एक ठोस सुझाव है। और क्या सुझाव है? दूसरा सुझाव सीधा और स्पष्ट है। शिक्षकों के लाखों खाली पदों को तुरंत बिना किसी देरी के योग्य उम्मीदवारों से भरा जाए। और तीसरा सुझाव बहुत ही दिलचस्प है। बताइए। लेखक कहते हैं कि छात्रों को मुफ्तखोरी की आदत डालने की बजाय उनके अच्छे काम के लिए पारितोषिक यानी इनाम देना चाहिए। ये एक अलग नजरिया है। मुफ्त में साइकिल देने और अच्छा प्रदर्शन करने पर साइकिल इनाम में देने में मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। एक आपको आश्रित बनाता है, दूसरा आपको कुछ हासिल करने की प्रेरणा देता है। एकदम। इससे बच्चों में मेहनत करके कुछ पाने की ललक जगेगी, मुफ्त में कुछ मिलने का इंतजार करने की आदत नहीं। और आखिर में पाठ्यक्रम पर भी एक जरूरी बात कही गई है। और वो क्या है? पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाए, बल्कि उन्हें आज के दौर की चुनौतियों और संघर्षों के लिए तैयार करें। शिक्षा ऐसी हो जो उनमें नैतिक मूल्य भरे, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए और साथ ही उनमें अपने देश के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना भी जगाए। मतलब शिक्षा सिर्फ दिमाग के लिए नहीं, बल्कि चरित्र निर्माण के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद लेखक अजामिल का ये लेख हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जी। लेख इस बात पर बार बार जोर देता है कि एक अच्छी तर्कसंगत शिक्षा ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी रक्षक है। सही बात है। लेकिन अगर हमारी शिक्षा की नींव ही मुनाफे पट्टी के बाजार में रखी जा रही है, जहां छात्र एक ग्राहक है और डिग्री एक प्रोडक्ट, तो भविष्य में हमारे लोकतांत्रिक विमर्श और नागरिक चेतना के स्वास्थ्य पर इसका क्या असर होगा? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।